नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने की ऊर्जा क्षेत्र के सीईओ से बात। कहा कि वैश्विक ऊर्जा की मांग और आपूर्ति के संतुलन में भारत की भूमिका अहम। सीईओ ने भारत के विकास की गति पर जताया पूरा भरोसा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में पेश करेंगी आर्थिक सर्वेक्षण। मौजूदा वित्त वर्ष का लेखा जोखा होगा पेश। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजीत पवार का अंतिम संस्कार आज बारामती में पूरे राजकीय सम्मान के साथ। कई बड़े नेता होंगे शामिल। ट्रंप की ईरान को एक और चेतावनी। कहा कि परमाणु हथियारों पर बातचीत के लिए जल्द आए साथ, वरना अगला हमला होगा और अधिक घातक। ईरान का ज्यादा जोरदार तरीके से जवाब का पलटवार। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले में आज पहले मैच में बेलारूस की आयरन सबलेंका का सामना यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना से, तो वहीं दूसरे सेमीफाइनल में जेसिका पेगुला का एलिना रायबाकिना के बीच होगी भिड़ंत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर दुनिया भर की बड़ी एनर्जी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। इंडिया एनर्जी वीक 2026 के दौरान हुई इस बैठक में पीएम ने भारत की तरक्की का खाका खींचा। उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है और ग्लोबल एनर्जी मार्केट में अहम भूमिका निभाएगा। पीएम मोदी ने बताया कि भारत में तेल गैस की खोज और उत्पादन में करीब $100 अरब के निवेश का मौका है और इसके साथ ही उन्होंने कंप्रेस्ड बायोगैस सेक्टर में भी $30 अरब के अवसरों की जानकारी दी। बैठक में आए सीईओ ने भारत की नीतियों और यहां के कारोबारी माहौल पर पूरा भरोसा जताया और इन बड़े कारोबारियों ने भारत में अपना बिजनेस बढ़ाने में काफी दिलचस्पी दिखाई है। पीएम ने कहा कि दुनिया में भले ही अभी अनिश्चितता का माहौल हो, लेकिन भारत एक भरोसेमंद साथी बनकर खड़ा है। उन्होंने सभी से मिलकर काम करने और नई तकनीक पर जोर देने की अपील की। इस बैठक में बीपी और टोटल एनर्जी जैसी कंपनियों के 27 बड़े अधिकारी शामिल हुए। संसद के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। आज संसद के दोनों सदनों में कई अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा और इसके साथ ही लोकसभा में आज महासचिव 18वीं लोकसभा के छठे सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत 8 विधेयक सदन के पटल पर रखेंगे और साथ ही दोनों सदन में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। बजट से पहले आज का दिन बेहद अहम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश करेंगी। भारतीय अर्थव्यवस्था के इस आधिकारिक दस्तावेज के माध्यम से बीते एक साल की आर्थिक स्थिति का लेखा जोखा पेश किया जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से अर्थव्यवस्था की चुनौतियों और समाधानों को पेश किया जाएगा। मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग ने इस सर्वेक्षण को तैयार किया है। केंद्रीय बजट 2025-27 रविवार को पेश किया जाएगा। बजट सत्र का पहला चरण अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। बजट का दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक होगा। बजट सत्र के दौरान 30 बैठकें होंगी। और आइए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि आखिर क्या है आर्थिक सर्वेक्षण। बता दें आपको कि वित्त मंत्रालय की ये वार्षिक रिपोर्ट है जो हर साल पेश की जाती है और इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था का आधिकारिक डेटा के तौर पर दस्तावेज पेश किया जाता है। बीते एक साल की जो आर्थिक स्थिति रही है उसका पूरा लेखा जोखा इसमें होता है। अर्थव्यवस्था की चुनौतियां किस तरह की रही हैं और इनका क्या समाधान निकाला गया है, ये तमाम बातें इसमें जारी की जाती हैं। वित्त मंत्रालय की ये वार्षिक रिपोर्ट है
और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि आर्थिक सर्वेक्षण को तैयार कौन करता है। ये तैयार आपको बता दें कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स DEA तैयार करता है। मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में इसको तैयार किया जाता है। बजट से पहले संसद में इसे पेश करने की परंपरा हमेशा से रही है। और आपको बता दें कि इसकी अहमियत क्या है। देश की आर्थिक सेहत का ये एक तरह से आईना होता है और इसमें विकास की रफ्तार का संकेत साफ तौर पर देखा जा सकता है। साथ ही साथ किस तरह की चुनौतियां रही हैं, किस तरह का उनका समाधान निकाला गया है और सरकार की जो नीतियां हैं उससे संबंधित सुझाव इसमें पेश किए जाते हैं। सुझाव बाध्यकारी नहीं होते लेकिन दिशा देने वाले जरूर होते हैं। आगे बढ़ते हैं, जहां महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजीत पवार का आज बारामती में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार को लेकर प्रशासन की तरफ से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अंतिम दर्शन के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। स्थानीय पुलिस और प्रशासन की तरफ से भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और इससे पहले बुधवार सुबह महाराष्ट्र के बारामती से बड़े हादसे की खबर सामने आई। एक विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजीत पवार समेत विमान में सवार सभी 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। अजीत पवार के निधन पर पीएम मोदी सहित महाराष्ट्र के सीएम और अनेक नेताओं ने दुख जताया है। अजीत पवार की मृत्यु की खबर के बाद उनके समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई और उनको देखने के लिए भारी संख्या में लोग जमा हो गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को अपने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के सम्मान में राज्य में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। सीबीआई ने इंटरपोल की मदद से 27 जनवरी को बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई को अंजाम दिया। सीबीआई ने मलेशिया की रॉयल मलेशिया पुलिस की एक स्क्वाड टीम के साथ मिलकर रेड नोटिस के तहत सूचीबद्ध 3 आरोपियों को मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर मलेशिया डिपोर्ट किया है। और इन आरोपियों के नाम श्रीधरन सुब्रमण्यम, प्रतीप कुमार सेवलराज और निवेंद्रन राजकुमारासन हैं। ये तीनों आरोपी मलेशियाई एजेंसियों के मोस्ट वांटेड थे। तीनों पर गंभीर अपराधों में शामिल होने का आरोप है। एनसीबी कुआलालंपुर ने जानकारी दी है कि ये तीनों आरोपी यूके से भारत पहुंच रहे थे और इस दौरान उन्हें मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। गणतंत्र दिवस समारोह 2026 के हिस्से के तौर पर आज नई दिल्ली में बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा और इस अवसर पर राजधानी के विजय चौक पर भारतीय धुनों और देशभक्ति से ओतप्रोत संगीत की गूंज सुनाई देगी। ये समारोह परंपरागत रूप से अत्यंत भव्य और अनुशासनिक तरीके से संपन्न होता है। इस खास मौके पर भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बैंड अपनी मनमोहक और देशभक्ति से भरपूर प्रस्तुतियां देंगे। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अन्य केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में आम नागरिकों की उपस्थिति रहेगी। कार्यक्रम की शुरुआत मास्ट बैंड की प्रसिद्ध धुन कदम कदम बढ़ाए जा से होगी और इसके बाद पाइप एंड ड्रम बैंड अतुल्य भारत, वीर सैनिक, मिली जुली नृत्य, सरिता, मरूनी और झेलम जैसी धुनें प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का बैंड विजय भारत, हथरोही, जय हो और वीर सिपाही की धुनों से माहौल में जोश भर देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में वार्षिक एनसीसी रैली में शामिल हुए। इस वर्ष की रैली का विषय राष्ट्र प्रथम कर्तव्य निष्ठा युवा रखा गया, जो भारत के युवाओं में कर्तव्य, अनुशासन और राष्ट्रीय प्रतिबद्धता की भावना को दर्शाता है। ये रैली इस साल 1 महीने तक चली। एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2026 का समापन अवसर रही, जिसमें देश भर के कुल 2406 एनसीसी कैडेट्स ने हिस्सा लिया और इसमें 898 बालिका कैडेट्स भी शामिल रहीं। और इसके साथ ही 21 मित्र देशों से 207 युवा और अधिकारी भी इस आयोजन का हिस्सा बने। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर में उत्कृष्ट योगदान देने वाले एनसीसी कैडेट्स की सराहना करते हुए कहा कि आपके समर्पित प्रयास प्रशंसा के योग्य हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सेवा योजना के सदस्यों के साथ भी बातचीत की। क्या कहना है इन एनसीसी के वॉलंटियर्स का, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सेवा योजना के सदस्यों के साथ भी बातचीत की और उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया। एनएसएस जो है पूरा परिवार बन गया है और हमने यहाँ पे एक प्रस्तुति की माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने, और हमारा जो एक्सपीरियंस है, अनुभव काफी अच्छा रहा और ऐसा लग रहा है जैसे कि हमने क्या नहीं देखा, मतलब क्या देख लिया। मोदी जी ने हमारे साथ बहुत अच्छे से इंटरेक्ट किया है। सर ने हमारे बारे में पूछे, घर का याद दिलाई सर ने, और हमको यहाँ आके दिल्ली में आके घर का फीलिंग भी दिलवाई। सर से बात करके हमको बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि सर जो है ना, ही इज रियली नाइस पर्सन। तो मतलब लगे ही नहीं कि वो पीएम है देश के, हमसे इतना अच्छे तरीके से बात करने के बाद। मैं यहाँ पे आके मैंने खाली अपना कल्चर प्रेजेंट नहीं किया, मैंने पूरे इंडिया का कल्चर देखा और मैं फख्र से कहूँगी कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम एनएसएस फैमिली सब एक हैं। उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करने का मौका मिला। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके साथ आकर बातचीत भी की। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और यहाँ बुलेटिन में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। सब तो आ गए, रो क्यों रही है? सब तो आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हों लाले, तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की, और इसका मकसद था प्रोजेक्ट में देरी की वजहों का पता लगाकर उसका समाधान निकालना। और इस पहल की 50 बैठकें हो चुकी हैं और 85 लाख करोड़ की 3,300 से ज्यादा परियोजनाओं को जल्द पूरा किया गया है। प्रगति की ये पहल कैसे कमाल कर रही है, इसी पर हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति एट 50, विकास को गति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में प्रगति सिर्फ समीक्षा मंच नहीं बल्कि गवर्नेंस का बड़ा सुधार बन गया है, और इसने फाइलों से निकलकर जमीनी नतीजों पर जोर दिया। त्रिपुरा की अगरतला सबरूम ब्रॉड गेज रेल लाइन इसका जीवंत उदाहरण है, जिसका रणनीतिक महत्व प्रगति समीक्षा से ही तय हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की समीक्षा का मंच प्रगति सालों से रुकी हुई तमाम परियोजनाओं को तेज गति के साथ आगे बढ़ा रहा है। त्रिपुरा की परियोजना कुमारघाट अगरतला ब्रॉडगेज लाइन को आगे बढ़ाने के लिए
अगरतला सबरूम नई ब्रॉडगेज लाइन को साल 2007-8 में मंजूरी मिली। अक्टूबर 2008 में ही प्रोजेक्ट की आधारशिला भी रख दी गई, मगर इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम होने के बजाय ये परियोजना कछुए की तरह आगे बढ़ी। 24 जून 2015 को प्रधानमंत्री की ओर से प्रगति तंत्र के तहत परियोजना की समीक्षा किए जाने पर इसे सर्वोच्च स्तर पर विशेष ध्यान मिला, जिसका परिणाम ये निकला कि जो प्रोजेक्ट सुस्ती की चादर ओढ़े हुए था, उसमें करंट दौड़ा और पहाड़ पर परियोजना आगे बढ़ी। समीक्षा के समय परियोजना की भौतिक प्रगति लगभग 85% थी। प्रधानमंत्री ने तमाम समस्याओं के समाधान और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने का निर्देश दिया। प्रगति में समीक्षा के बाद भारतीय रेलवे, राज्य सरकार और संबंधित एजेंसियों के आपसी समन्वय और कोशिश का नतीजा रहा कि कॉरिडोर का उद्घाटन हो गया और इसे चरणबद्ध तरीके से चालू किया गया। अगरतला सबरूम ब्रॉडगेज लाइन को साल 2019 को यातायात के लिए खोल दिया गया, जो इस लाइन के पूर्ण रूप से चालू होने का प्रतीक है। कुल 114.613 किलोमीटर लंबी ये परियोजना पश्चिम त्रिपुरा, सेपाहीजाला, गोमती और दक्षिण त्रिपुरा जिलों से होकर गुजरती है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की संभावित गति के लिए डिजाइन की गई इस लाइन में अगरतला और सबरूम समेत 13 स्टेशन शामिल हैं। इतना ही नहीं, ये परियोजना राज्य भर में लगभग 26 लाख लोगों की आबादी को लाभ पहुंचाती है और कुल 3,407.03 करोड़ की लागत से ये परियोजना विकसित की गई। ये रेल मार्ग घने जंगलों, खड़ी पहाड़ियों और गहरी घाटियों में चुनौतीपूर्ण भूभाग से होकर गुजरता है, जिसके निर्माण के लिए जटिल इंजीनियरिंग समाधानों की जरूरत पड़ी। पहाड़ पर इस परियोजना को पूरा होने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे भारी मानसून के कारण काम कुछ महीनों तक रोकना पड़ा था। नरम चट्टानों और जल रिसाव वाली भूवैज्ञानिक संरचनाएं, बार बार भूस्खलन और स्थानीय श्रमिकों की कमी ने कई बार परेशानियां खड़ी की, मगर प्रधानमंत्री मोदी के दृढ़ संकल्प की वजह से ही ये प्रोजेक्ट पूरा हो सका। प्रगति कार्यक्रम में शामिल करने के पश्चात इस परियोजना में विभिन्न तरह के लाभ प्राप्त हुए, जैसे कि भूमि अधिग्रहण में तीव्रता आना, तेजी से राज्य सरकार के साथ समन्वय बढ़ना, जिसके कारण हमारा भूमि अधिग्रहण बहुत तेजी से हुआ। यह पूरा इलाका फॉरेस्ट से होकर गुजरता है, तो फॉरेस्ट के लैंड एक्विजिशन और वहाँ से जो अनुमति मिलती है उसका निवारण प्रगति के द्वारा होने के कारण हमें 173 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड डाइवर्शन और अनुमति में बहुत तेजी मिली। इस प्रोजेक्ट ने तेज, सुरक्षित और किफायती यात्रा को सक्षम बनाया है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार के अवसर खुले। साथ ही गुवाहाटी, कोलकाता और दिल्ली जैसे प्रमुख प्रशासनिक और वाणिज्यिक केंद्रों तक पहुंचने में बेहतरीन सुधार हुआ। हमारा सबरूम का जो इकोनॉमिकल पोजीशन है बहुत ये डेवलपमेंट हो गया, कनेक्टिविटी भी ज़्यादा हो गया। यहाँ से भी कंचनजंगा एक्सप्रेस सबरूम से कलकत्ता तक हावड़ा तक कलकत्ता सब जाते हैं। एक एशिया का गेटवे बन सकता है सबरूम, और यहाँ से हम लोग बाहर से जो हमारा कीमती सामान है वो ला सकते हैं बहुत ही कम प्राइस में। हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो सबरूम रेलवे स्टेशन है वो बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है आगे चलते हुए। अगरतला सबरूम नई ब्रॉडगेज लाइन के बन जाने से पहाड़ पर माल ढुलाई की परिवहन लागत भी कम हुई है, जिससे त्रिपुरा के बाजारों में निरंतर और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हुई और मूल्य स्थिरता में योगदान मिला। प्रधानमंत्री मोदी के दृढ़ संकल्प और उनकी अगुवाई में चल रही प्रगति में हो रही समीक्षाओं का ही नतीजा है कि न सिर्फ त्रिपुरा बल्कि देश भर में रुकी हुई परियोजनाएं पूरी हो रही हैं और 2047 तक जो विकसित भारत का सपना देखा है वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। देश भर में यूजीसी के नए नियमों को लेकर विरोध प्रदर्शनों के बीच सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच आज सुनवाई करेगी। नए नियमों को चुनौती देते हुए दाखिल याचिकाओं पर सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस ज्यो माल्या बागची की बेंच सुनवाई करेगी।
और इसके साथ ही लैंड फॉर जॉब केस में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप यादव और बेटियां मीसा भारती, हेमा यादव राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश होंगे। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इनके खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था। आज कोर्ट में औपचारिक रूप से आरोप तय किए जाएंगे। शबरीमाला सोना चोरी मामले में नई वैज्ञानिक जांच ने कई अहम सवालों पर विराम लगा दिया है। इसरो के वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि गर्भगृह के दरवाजे के पैनल बदले नहीं गए थे, बल्कि तांबे की चादरों पर चढ़ी सोने की परत को रासायनिक प्रक्रिया के जरिए उतारा गया था। ये निष्कर्ष विशेष जांच दल SIT को सौंपे गए और बुधवार को केरल हाईकोर्ट के समक्ष भी रखे गए हैं। और इसने गर्भगृह के ढांचे को पूरी तरह बदलने या अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों को सौंपे जाने जैसी अटकलों को खारिज कर दिया है। विक्रम साराभाई अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के वैज्ञानिकों ने विश्लेषण के बाद अदालत को बताया है कि शबरीमाला में लगे दरवाजों के पैनल मूल तांबे की चादर ही हैं। हिस्सा ठोस सोना नहीं था, बल्कि तांबे के ऊपर चढ़ी सोने की परत थी, जिसे पहले ठोस सोने का पैनल समझा जा रहा था। वैज्ञानिकों के अनुसार जिन चादरों को हटाकर बाद में दोबारा लगाया गया था, उनके नमूनों में सोने की मात्रा में कमी पाई गई है और इससे साबित हुआ है कि तांबे को नुकसान पहुंचाए बिना सोने को अलग किया गया है। सोना निकालने में पारा और अन्य रासायनिक घोल का इस्तेमाल किया गया है। वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि मूल चादरों को हटाकर नई चादरें लगाई गई हों और इन सभी परीक्षणों को शामिल करते हुए अंतिम संयुक्त रिपोर्ट जल्द ही सौंपी जाएगी। 1 अप्रैल से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर नियम और भी सख्त होने जा रहे हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 को अधिसूचित किया है, जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का स्थान लेंगे। ये नियम 1 अप्रैल 2026 से पूर्ण रूप से लागू होंगे। संशोधित नियम में कचरे को अलग अलग करने और प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि अब कचरे को 4 अलग अलग श्रेणियां यानी कि गीला, सूखा, सैनिटरी और विशेष देखभाल में बांटा गया है। नए नियमों के तहत थोक अपशिष्ट उत्पादकों को उनके द्वारा उत्पन्न ठोस अपशिष्ट के लिए जवाबदेह बनाया गया है। इन नियमों के तहत बड़े कचरा उत्पादकों जैसे कि सरकारी विभागों, संस्थानों, सोसाइटी और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जिम्मेदारी तय की गई है कि वे अपने कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण करें। नियमों में प्रदूषक भुगतान सिद्धांत मुख्य है, जिसके तहत पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने पर नुकसान की भरपाई करनी होगी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड संबंधित दिशा निर्देश तैयार करेगा। उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने 31 जनवरी तक पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में घने कोहरे की संभावना जताई है और इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में भी पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। 31 जनवरी से 2 फरवरी के बीच एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है, जिसके चलते 1 फरवरी को भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है और इसके अलावा उत्तर पश्चिमी भारत और सटे मध्य भारत में हल्की से मध्यम बारिश की भी आशंका है। वहीं जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हुई ताज़ा बर्फबारी से पर्यटकों के बीच खुशी का माहौल है। बर्फ से ढकी पहाड़ियां और ठंडी हवाओं के बीच पर्यटक बर्फ में खेलते हुए इसका आनंद ले रहे हैं और आने वाले दिनों में उधमपुर में पर्यटकों की संख्या में और वृद्धि हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने ईरान से कहा है कि अगर वो परमाणु समझौते के मुद्दे पर बात करने के लिए सामने नहीं आया तो अमेरिका की ओर से होने वाला अगला हमला अधिक घातक होगा। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगातार ईरान पर जल्द और निष्पक्ष परमाणु समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा है, तो वहीं ईरान ने ट्रंप की इस चेतावनी का जवाब दिया है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका, इजराइल और उनके समर्थकों पर जवाबी कार्रवाई की जाएगी।
खेल की खबरों में साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन में आज महिला एकल वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में शीर्ष वरीयता प्राप्त आयरन सबलेंका का सामना यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना से होगा। तो वहीं दूसरे सेमीफाइनल में अमेरिका की जेसिका पेगुला का सामना कजाकिस्तान की एलिना रायबाकिना की चुनौती से होगा। सबलेंका 2 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम कर चुकी हैं। सबलेंका ने साल 2023 और 2024 में इस खिताब को अपने नाम किया और इसके अलावा सबलेंका ने हाल ही में ब्रिस्बेन ओपन का खिताब भी अपने नाम किया।